तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इन्फॉर्मेटिव न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश के स्मार्टफोन मेकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहां पर हमने रीच कर लिया है $2 बिलियन का यील्ड डोमेस्टिक स्मार्टफोन प्रोडक्शन के अंदर। तो दोस्तों यहां पर इसके कारण हम वैसे भी पहले थे और अभी भी एक मार्जिन बढ़ाकर दुनिया के सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में। और आप जानते हो कि 2014 के आसपास 3% स्मार्टफोन्स देश में बनते थे, लेकिन अभी जो ये आंकड़ा मोर देन 98% का है। और ये जो स्टैगरिंग आंकड़ा है ये यहाँ पर इंडियन मार्केट के लिए और भी ज़्यादा है, और अभी तो हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें 2 सालों की तो 500 मिलियन यूनिट्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड फीचर फोन्स भारत के अंदर बने हैं। 500 मिलियन यूनिट्स में लगभग आधा अरब स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर बने हैं, और ये एक ट्रेमेंडस ग्रोथ है। और एक अच्छी बात ये है कि ये जो अब कह सकते हो ओवरऑल इंडस्ट्री ये श्रिंक डाउन नहीं हो रही है, ये इंडिया के अंदर बढ़ रही है और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स की ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। एट द सेम टाइम दुनिया भर में जो स्मार्टफोन का सेल है वो स्टैग्नेंट हो गया है या कुछ डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर अब नीचे जाना शुरू कर चुका है, क्योंकि लोग अब जनरली बहुत जल्दी हर एक साल फ़ोन नहीं खरीदते। फ़ोन जो है वो ज़्यादा सालों तक वैलिड रहता है या ज़्यादा सालों तक आप कह सकते हो यूजेबल रहते हैं। साथ साथ मार्केट में सैचुरेशन आना शुरू हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ते कैपेसिटी के साथ में इंडिया को चांस मिल रहा है, लेकिन जो शिफ्ट हो रहा है चाइना से उसके कारण इंडिया को मौका मिल रहा है। अगली खबर दोस्तों इसी से रिलेटेड है, जहां पर आईफोन मेकर एप्पल ने जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करना है एप्पल के एयरपोर्ट्स का, और ये इनके हैदराबाद की फैसिलिटी में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है $400 मिलियन की हैदराबाद के अंदर, जब दिसंबर 2024 तक ये अपना मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और एयरपोर्ट्स यहाँ पर बनेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो सारे पुराने से लेकर टॉप मॉडल ऑफ आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, जो उनकी एक्सेसरीज होती है वो इंडिया में बन रही है। अभी यहाँ पर आईपैड असेंबली के ऊपर काम चल रहा है, मैक्स के ऊपर काम चल रहा है, और अब हमें यहाँ पर एयरपोर्ट्स भी देखने मिलेगा। तो अगर हम कुछ iMac या बहुत हाई एंड कंप्यूटर्स वगैरह को साइड में रखें तो ज़्यादातर एप्पल प्रोडक्ट्स अब भारत में ही बनना शुरू होंगे। ऑब्वियसली सस्ता वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, एप्पल को जैसे बेचना है वो वैसे ही बेचेंगे, लेकिन एक रोबस्ट बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्ज किया है कि जो बालियाक एयरपोर्ट है तुरू में उसे कोलकाता के साथ में कनेक्ट किया जाए बालद्रू घाट के साथ में। तो बेसिकली यहाँ पर एक जॉइंट मूवमेंट कमेटी के साथ में मिलकर बात हो रही है ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है मेघालय का उसको कनेक्ट किया जा सके वेस्ट बंगाल के साथ में, और आगे जाकर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के साथ में। यहाँ पर दोस्तों रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो है वो करेंटली इनएडिक्वेट है। एयर कनेक्टिविटी मोस्ट वायबल मींस बनती है यहाँ पर चीज़ें पहुँचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्टली पहुँच सकती है, और इसी के लिए अब कोलकाता एयरपोर्ट और तुरू एयरपोर्ट के अंदर हमें कोई डेवलपमेंट नजर आ सकता है ताकि मेघालय के साथ में एयर कनेक्टिविटी एक बहुत ईजी मीडियम बन पाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो बहुत बड़ी है और बहुत इंपैक्टफुल है, और ये है इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में हुए एक बहुत बड़े सेटलमेंट से रिलेटेड। और एक बायलैटरल ट्रेड के अंतर्गत भारत ने यहाँ पर रुपीज में पेमेंट की है यूएई को ऑयल खरीदने के लिए। तो दोस्तों अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ में यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये एमओयू साइन किया था कुछ दिनों पहले, जिसके बारे में हमने पता था कि यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया और ये देश जो है वो भी रुपीज में ट्रांसफर शुरू करने वाला है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जितना अब तक तेल खरीदेंगे हम सब रुपीज में खरीदा जाएगा। यहाँ पर एक लिमिट सेट की गई है कि इतने अमाउंट तक का तेल जो है वो रुपीज में खरीदा जा सकता है, बाकी जो है डॉलर्स में खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर एक और इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन ये आ रहा है कि 25 किलो गोल्ड का भी यहाँ पर एक लेवल पे इस्तेमाल किया गया था ट्रांजैक्शंस को आगे जाकर सेटल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पर जो डी डॉलराइजेशन है, डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करनी है, वहाँ पर इंडिया और मिडिल ईस्टर्न नेशंस जो है वो काम में आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत कम करेंसीज ऐसी है, इंडिया और अनफॉर्चुनेटली चाइना की भी ऐसी करेंसी है जो देश काइंड ऑफ एक्सेप्ट करते हैं आज के डेट में थोड़ा डॉलर से हटने के लिए। तो जो 4 ग्लोबल मेन करेंसीज है, पाउंड्स, यूरोज, डॉलर्स और येन के बाद में वहां पर अभी आरएमबी और रुपीज यही लाइन में आ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेड करेंसीज। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज से रिलेटेड, जिनके मिनिस्टर ने एक शो के दौरान ये कहा है, जो हमारे मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 हो रहा था उसके दौरान ये कहा है कि भारत के मैरीटाइम सेक्टर के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स आई है वो है 1 ट्रिलियन रुपीज की या 1 लाख करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे मीनिंगफुली पार्टिसिपेशन आने के लिए एक चीज हो रही थी जिसका नाम था कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट, जहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंस्पायर किया गया था ताकि इंडिया के मैरीटाइम इंडस्ट्री में आकर वो पैसा लगाए, जहाँ पर बेसिकली चाहे वो हेरिटेज के हिसाब से हो, बिल्डिंग के हिसाब से हो, मैनेजमेंट के हिसाब से हो, पोर्ट्स हो, इन सब चीज़ों के अंदर बाहरी देश आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हुए हमें नजर भी आया है। डोमेस्टिक पोर्ट्स हो, इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले काम हो, क्रूज वगैरह वो सब में काम हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए दोस्तों मैरीटाइम जैसी कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री के अंदर होना एक बड़ी बात है। अगली खबर दोस्तों फिर से वेस्ट बंगाल
से आ रही है, जहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ओपन करेंगे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होगा रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, और ये बनेगा बायरकली टाइगर रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो सुंदरबंस में आता है। तो दोस्तों आप जानते हो देश में टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया के अंदर, और ज़रूरी होता है कि हर एक टाइगर को सेव किया जा सके कोई मेडिकल कंडीशन आने के ऊपर, क्योंकि हमें उनकी नंबर बढ़ानी है। तो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा टाइगर्स के लिए, वहाँ पर एक्सरे, ईसीजी, यूएसजी मशीन्स, ऑपरेशन थिएटर्स, इन जैसी चीज़ें होगी, और साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होगा। तो यहाँ पर जो सुंदरबन के बाग है उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वेस्ट बंगाल जू अथॉरिटी ले रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर एलओसी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने के लिए अब काम शुरू हो गया है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि इसका जो है कंस्ट्रक्शन अप्रूव हो गया है, और यहाँ पर लिकारू मिगला फुक्चे रोड इसका नाम होगा, जो 19,400 फीट की ऊंचाई पर होगा। तो दोस्तों आप जानते हो हमारे यहाँ पर मोटरेबल रोड जो सबसे हाईएस्ट है दुनिया का, वहाँ पर आज के डेट में टूरिज्म काफी हो रहा है खारदुंगला वगैरह साइड में, लेकिन ये जो अब रोड बन रहा है ये उसके ही आगे बढ़ के उसके बाद में जो उमलिंगला पास है उससे भी आगे बढ़कर 19,400 फीट की हाइट पर जाएगा, जो कि ऑब्वियसली हम हमारे ही जो है अभी 2 रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं पिछले 10 सालों के हिसाब से अगर देखें तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स के। और ये मोस्टली तो अभी डिफेंस के लिए हिसाब से ही बनाया जा रहा है, चाइना बॉर्डर तक चीजें सही से उसके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्ली आगे जाकर ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पॉट बनेगा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे आर्मी से है, जिन्होंने ऑर्डर किया 7,300 करोड़ रुपए के वेपन सिस्टम्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से, और इमरजेंसी परचेस पावर्स के अंतर्गत चीजें की गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि चाइना के साथ में हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कभी भी जो है हीटअप हो जाते हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं पर हमें बहुत जल्दी मिलिट्री अपग्रेडेशन की जरूरत है, और मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बजट है जो है वो अभी कहीं ना कहीं पर पेंशन एंड सैलरीज के बदले एक्चुअल में अपने जो इक्विपमेंट है उनको अपग्रेड करने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर आर्मी ने जितना भी हो सके उतना ऑर्डर दिया है। फिर यहाँ पर सिस्टम्स है, व्हीकल्स है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की चीज़ें है, सिमुलेटर्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है, आर्मामेंट्स है, ऐसी कई चीज़ें भारतीय कंपनी से की है। वैसे यहाँ पर इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी स्पीड में हो रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर यहाँ पे हेरिटेज प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट किया जाने वाला है 5 स्टार होटल्स के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यहाँ पर लखनऊ का चतर महल, चुनूर फोर्ट जो मिर्जापुर में है, बारुआ सागर फोर्ट जो झांसी में है, कोठी गुलिस्तान राम, कोठी दर्शन विलास, कोठी रोशन जो लखनऊ में है, बरसाना वाटर पैलेस मथुरा में है, शुक्ला तालाब कानपुर, टिकैत राई बारादरी बितूर, इनको हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट किया जाने वाला है, और 180 करोड़ रुपए इसके लिए लगाए जाएंगे ताकि सबके सब 5 स्टार में कन्वर्ट हो। और टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होपफुली इनको मिलेगी। यहाँ पर जो होटल्स बनेंगे उनके अंदर वेलनेस सेंटर्स, रिसोर्ट्स, म्यूजियम्स, बुटीक, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स, वेडिंग टूरिज्म, होम स्टेज, थीमेटिक पार्क्स, इन जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। और मल्टीपल जो होटल ग्रुप्स है यानी कंपनीज है, ओबरॉय होटल रिसोर्ट्स, ताज होटल रिसर्व्स, नीमराना होटल्स, एक्का ग्रुप, ललित होटल्स, हयात रीजेंसी, इन जैसे कंपनीज को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाने वाला है इनके डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास की चीज़ें होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर बने हुए जन औषधि केंद्र से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो करेंटली 10,000 जन औषधि केंद्र देश भर में मौजूद है, इनको बढ़ाकर 25,000 तक बढ़ाया जाएगा। तो ये कल इंडिपेंडेंस डे के अनाउंसमेंट के दौरान बात की गई थी, तो इसके कारण बहुत मदद मिलेगा स्पेशली उस सेक्टर ऑफ सोसाइटी को जो महंगे मेडिसिन से अफोर्ड नहीं कर सकते। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर छोटे गांव के अंदर एक एग्रीकल्चरल फोकस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का वो एम रखते हैं। अमूल एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आप जानते हो सक्सेसफुल है, इस खबर से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके के फूड कोऑपरेटिव्स ताकि जो छोटे किसान है वो मिलकर एक बड़ा बिजनेस बना पाए या एक बड़ा एंटिटी बना पाए जो उनके राइट्स के लिए, उनके मार्केट प्रेजेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो। इस तरीके से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनने का डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। तो नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर लिखा गया है कि एग्री बिजनेस हर गांव में होना चाहिए जो फार्म प्रोड्यूस के साथ में डील करे ताकि स्टोरेज, प्रोडक्शन सब चीजों को संभाला जा सके, और प्रोबेबली ये कोई पॉलिसी में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है 5 कंपनी से रिलेटेड जिन्होंने सूरजागढ़ एरिया के अंदर जो गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के, वहां पर कुछ कोल फील्ड्स जीती है। तो दोस्तों ये एक काइंड ऑफ माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर कंपनीज वैसे पहले जाती नहीं थी क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली सेफ्टी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर JSW स्टील, अंबुजा सीमेंट्स, इन जैसी कंपनीज ने बिड्स लिए हैं यहाँ पर अभी अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए। तो अभी इनको जो करेंटली क्लियरेंस मिला है वो 10 मिलियन टन पर ईयर का मिला है 28 सालों के लिए, जिसके कारण यहाँ पर इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से एरिया को फायदा हो पाएगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो प्रोफेसर पूछते हैं, विल इग्नोरेंस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिमेन इन फ्यूचर और पीपल विल बी अवेयर अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडियाज अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री टू। तो देखो यार, नॉर्थ ईस्ट के अगर बारे में हम बात करें ना, तो अगर 8-9 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में किसी को पूछा जाता तो वो एक्चुअली आसाम वगैरह को छोड़कर किसी और
स्टेट के बारे में नाम भी नहीं जानते थे। इनफैक्ट उसका अगर नाम आप ले लो तो वो स्टेट्स एक्चुअल में इंडिया में है कि नहीं ये भी लोग नहीं बता पाते थे। इतना ज़्यादा इग्नोर था नॉर्थ ईस्ट उस समय पर। और चाहे फिर हमारी वो मीडिया हो, गवर्नमेंट्स हो, वहाँ पे लोकल प्रेजेंस के बारे में जो भी अचीवमेंट्स होती उनके बारे में हो, कभी कुछ सुनने को नहीं मिलता था। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जो है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड फील भी करता था इंडिया से। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें तो अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करना शुरू कर चुके हैं। अगर इन्फ्लुएंस को भी देखो तो मैं आसाम के बारे में बहुत करता हूँ, दूसरे छोटे स्टेट्स में से भी कुछ चीज़ आती है, जब भी आती है मैं तब कवर करता हूँ। न्यूज़ के अंदर भी अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। तो अभी इग्नोरेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट का रहा नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो लाइमलाइट है वो अभी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है, चाहे फिर वो नेगेटिव इश्यूज़ की वजह से हो या पॉजिटिव इश्यूज़ की वजह से। दोनों चीज़ें अगर पिछले कुछ हम टाइम को देखें तो यहाँ पर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगर हो गया, रेलवेज हो गए, ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर ग्राउंड लेवल पे नॉर्थ ईस्ट को अभी भी काफ़ी समय तक ट्रैवल करना है या प्रोग्रेस करना है, ताकि ये जो स्टेट्स है वो हमारे देश के बाकी स्टेट्स के लेवल पे पहुंच गया, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से हो, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से हो या इंक्लूजन के हिसाब से, उसको अब समय लगेगा। लेकिन स्पेशली अगर हम सिर्फ इग्नोरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसके ऊपर हम एकदम देख ही नहीं रहे, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम जो है वो अभी नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।